गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। टेस्ट नंबर 325 है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। आज हो गई है 9 मई 2020 और इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 325 बनाइए, आराम से इसका रिवीजन कर सकते हो। उसका लिंक इस टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की एलजी पॉलीमर्स कंपनी में स्टायरिन गैस लीक हो गई, सभी को पता होगा, जिससे 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है पैकेजिंग मटेरियल में, फाइबर ग्लास बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में, प्लास्टिक पाइप्स बनाने में। किस किस में? देखिए, प्लास्टिक पाइप्स बनाने में तो किया जाता है इसका, फाइबर ग्लास में भी किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल में भी किया जाता है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में भी किया जाता है। तो सारे के सारे डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, स्टाइरिन का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो पैकेजिंग मटेरियल बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और घरों में इंसुलेशन, फाइबर ग्लास बनाने में, प्लास्टिक पाइप्स बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में और चाय के कप बनाने में, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। ये गैस हवा, पानी या मिट्टी कहीं से भी आपके शरीर में आ सकती है। स्टायरिन गैस प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से निकलने वाले धुएं में रहती है। इसके अलावा इसको गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सिगरेट के धुएं या फिर फोटोकॉपी मशीन से भी निकलता हुआ पाया जाता है। जिन जिन शहरों में वाहनों की संख्या अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गया, वहाँ लोग इस गैस से अप्रत्यक्ष रूप से परेशान ही रहते हैं। मतलब पता नहीं चलता, लेकिन ये होती है वहाँ पर। इस समय लॉकडाउन है, पूरा एटमॉस्फेयर क्लियर है। अब देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति स्टायरिन गैस सूंघता है तो उसे आँखों से देखने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उसे रंग पहचानने में समस्या हो सकती है, उसे बहुत अधिक थकान महसूस हो सकती है, हमेशा नशे में रहता हुआ महसूस कर सकता है, वो ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाएगा, सुनाई पड़ने पर भी समस्या हो सकती है। ये गैस व्यक्ति के लिवर पर भी काफ़ी प्रभाव डालती है। तो ये न्यूज़ में है। स्टायरिन कहाँ से लीकेज हुआ है इसका? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक फैक्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाल ही में वैन के आकार का एक खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद पास से गुजरा। यह जो एस्टेरॉयड है पृथ्वी के 8,310 मील के दायरे में आ गया था और बताया जा रहा है कि यह अब तक का पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने वाला एस्टेरॉयड है, इसलिए यही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे इस एस्टेरॉयड का नाम बताइए। देखिए, आजकल कुछ ज़्यादा एस्टेरॉयड नहीं गुजरे पृथ्वी के पास से, इससे पहले भी गुजरा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम दिया था उसको 1998 OR2। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 220J, 2020 JJ। क्या नाम है? 2020 JJ नाम है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, अंतरिक्ष में लगातार निगरानी करने वाले दुनिया भर के वैज्ञानिक उस समय दंग रह गए जब हाल ही में एक वैन के आकार का खतरनाक एस्टेरॉयड 2020 JJ पृथ्वी के बेहद पास से बुधवार को भी हाल ही में गुजरा। शायद याद हो, पिछला वाला भी बुधवार को ही गुजरा था। यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के लगभग 9,000 मील के दायरे में आ गया था और बताया जा रहा है कि यह अब तक के पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने वाला एक एस्टेरॉयड है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एस्टेरॉयड 8,310 मील की दूरी से निकल गया, जो चंद्रमा की कुल दूरी का 3% है। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे इस एस्टेरॉयड का नाम 2020 JJ है और यह अपने छोटे आकार की वजह से टेलीस्कोप की पकड़ में नहीं आया। हालांकि जब यह सीधे पृथ्वी के ऊपर से गुजरा तब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगा लिया। तो इम्पोर्टेंट है, एस्टेरॉयड अच्छा कहाँ पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो? कौन से जो ग्रह हैं उनके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी यहाँ पर है, तो इनके बीच में चक्कर काटते रहते हैं यहाँ। तो अपना ये खो देते हैं, मतलब जो भी इनका ये है ना रोटेशन, तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पृथ्वी के एरिया में।
ग्रेविटी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे गंगा जल में पाए जाने वाले जीवाणु भोजी वायरस का क्या नाम है? क्या नाम है उस जीवाणु भोजी वायरस का जो गंगा जल में पाया गया? अंजुली वायरस नहीं है, हिमाव वायरस नहीं है, इसका नाम है निंजा वायरस, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, ये चर्चा का विषय है। अभी हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दरअसल मंत्रालय ने ICMR से अपील की थी कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए गंगा जल पर भी रिसर्च होना चाहिए। ICMR ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार दिया कि इसके लिए उसे और वैज्ञानिक आंकड़ों की ज़रूरत है। ICMR में अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली समिति के प्रमुख डॉक्टर YK गुप्ता ने कहा है कि फिलहाल उपलब्ध आंकड़े इतने पुख्ता नहीं हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए विभिन्न स्रोतों और उद्गमों से गंगा जल पर क्लिनिकल अनुसंधान किया जाए। अब देखिए, गंगा मिशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमें प्रस्ताव जिस रूप में मिले हैं हमने उन्हें ICMR को भेज दिया है। गंगा मिशन को मिले प्रस्ताव में से एक में दावा किया गया है कि गंगा जल में निंजा वायरस है। क्या है? गंगा जल में निंजा वायरस है जो जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को खाते हैं। अब एक अन्य प्रस्ताव में दावा किया गया है कि शुद्ध गंगा जल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इससे वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। और विस्तृत जानकारी के साथ आए तीसरे प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि गंगा जल में विषाणुरोधी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुणों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। गंगा मिशन के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अपने प्रस्तावों पर अभी तक ICMR से कोई आधिकारिक उत्तर नहीं मिला है। तो न्यूज़ में है, चर्चा में है। इसका नाम याद रखना, निंजा वायरस, जो जीवाणु भोजी है, जीवाणु को खाने वाला है और गंगा जल में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान की स्थापना जो है 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। कौन सा करेक्ट है इसमें? नागपुर में नेरी का या फिर दिल्ली में है? नागपुर में ही है, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना याद रखिए, इसके लिए दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चर्चा में रहे पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 अधिसूचना को किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया? किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया है? क्या है इसका उत्तर? चर्चा में रहे पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 अधिसूचना को किस पर्यावरण कानून के अंतर्गत जारी किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष प्रणालियों के उपयोग तथा जनसंख्या पर इसके प्रभाव के डेटाबेस के लिए किस ऐप की शुरुआत की गई है? मिलाप ऐप, आयुष संजीवनी ऐप या फिर चरक पाणी ऐप? देखिए, चरक पाणी ऐप नहीं है, मिलाप ऐप नहीं है, यह है आयुष संजीवनी ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन और आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद येशो नाइक ने कोविड-19 के उपचार के लिए अतिरिक्त मानदंड देखभाल के रूप में आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन की नई दिल्ली में संयुक्त रूप से शुरुआत की है। और आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति तथा जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा बनाने में उपयोग होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, जापान के द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत दवा रेमडेसिविर को किस कंपनी के द्वारा एवं रोग के लिए विकसित किया गया था? जापान के द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत की गई दवा जो है रेमडेसिविर, किस कंपनी के द्वारा पहले और किस रोग के लिए इसको विकसित किया गया था? देखिए, कंपनी का नाम है गिलेड साइंसेज और रोग का नाम है इबोला के इलाज के लिए। तो इतना इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहे इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
इरमी संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है चर्चा में, इन कुछ चीज़ों को सीधा सीधा याद रखिए कम से कम। यह है बिहार में, जमालपुर बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जैक बूट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेशन जैक बूट। पाकिस्तान में आतंकियों के सफाई से संबंधित ये नहीं है। सीरिया में आतंकियों की सफाई से संबंधित ये नहीं है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आतंकियों के सफाई से संबंधित ये नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के सफाई से संबंधित है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट का कमाल है कि आतंक के पोस्टर बाय बुरहान वानी की जगह लेने वाले, नाम क्या है उसका, रियाज नाइकू भी आज इस दुनिया में नहीं है। नाइकू ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट का आखिरी बड़ा आतंकवादी था जिसे उसके पैतृक गांव में ही घुसकर सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसको मारने के लिए जो नाम दिया गया है ऑपरेशन का, उसका नाम है जैक बूट। अब देखिए जैक बूट का इतिहास क्या है। डोभाल का, अजीत डोभाल का ये जैक बूट ऑपरेशन भी इजराइल सरकार के ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जैसा ही था। इजराइल ने क्या किया था, इजराइल की गवर्नमेंट ने म्यूनिख में आयोजित 1972 के समर ओलंपिक में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के खिलाफ यह बेहद रहस्यमय अभियान छेड़ा था। ढोभाल ने भी क्या किया, इन्होंने क्या किया, इजरायली सरकार की तर्ज पर ही, मतलब इनके इसी ऑपरेशन से कुछ मिलता जुलता ऑपरेशन जैकबूट तैयार किया और उन सभी कश्मीरी आतंकवादियों के खात्मे की इन्होंने रूपरेखा रच दी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहे उत्तर पश्चिमी घाटों के संदर्भ में कौन सा सत्य है? वेस्टर्न घाट में भी किसके बारे में विचार कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट, ऊपर वाला। अब देखिए, ये जो पठार है और खड़ी चट्टानें ही हैं जो ज़्यादातर स्थानीय प्रजातियों का आश्रय स्थल है। इसकी स्थानीय वनस्पतियों में से अधिकांश जो हैं वो थेरोफाइट्स हैं जो मानसून के दौरान एक अल्प अवधि में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेती हैं। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी घाटों के वनस्पतियों से जुड़े आंकड़े सामने रखे हैं। भारत के पश्चिमी घाट वनस्पतियों से युक्त दुनिया के प्रमुख जैव विविधता स्थलों में से एक हैं जिन्हें पर्वतों की एक श्रृंखला का आश्रय मिला हुआ है। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे हैं कि पता पढ़कर ही पता चल रहा है कि करेक्ट है, बाकी सी ही इसमें इनकरेक्ट हो सकता है। ये बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि पुणे के वैज्ञानिकों ने, और भारतीय विज्ञान संस्थान भी इसमें नहीं है। तो इसमें है क्या? तो देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आघरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, ना कि बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी घाटों के वनस्पति से जुड़े आंकड़े सामने रखे हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि उत्तर पूर्वी घाटों के संरक्षण के लिए वनों के अलावा पठारों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब ऐसा वेस्टर्न घाट पर रिसर्च करके उत्तर पूर्वी घाटों के लिए उन्होंने बोला है। अब देखिए, यह पठार और खड़ी चट्टानें ही हैं जो ज़्यादातर स्थानीय प्रजातियों का आश्रय स्थल हैं। इस प्रकार संरक्षण योजनाओं का महत्व इनके लिए बढ़ जाता है। डॉक्टर मंदर दातार और डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी की अगुवाई वाले ARI के दल ने उत्तर पश्चिमी घाटों की गहन जांच के बाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में फाइटोटैक्सा में एक पत्र प्रकाशित किया है जिसमें 4 मोनो स्पेसिफिक, मतलब विशेष पौधे के साथ वनस्पतियों की 181 स्थानीय प्रजातियों की अद्यतन सूची जारी की है। तो न्यूज़ में है ये वेस्टर्न घाट, इसलिए याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे। अच्छा, वेस्टर्न घाट भारत के कितने राज्यों में फैला है? तो लगा लीजिए गुजरात से लेकर यह तमिलनाडु में फैला है, जितने भी हैं। गुजरात एक हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र 2 हो गया, फिर नीचे गोवा 3 हो गया, कर्नाटक 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6। ही पूछ लिया जाता है प्रश्न। और वेस्टर्न घाट क्या है? हॉट स्पॉट है एक जीव जंतुओं के लिए। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। और करंट अफेयर्स की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
वहाँ समय समय पर करंट अफेयर्स डाल दी जाती है दैनिक के हिसाब से, भले ही एक दिन थोड़ा लेट हो सकता है उसमें। चलिए